Okay, so last time we had started with diagonalization. उसके ऊपर हमने कुछ problems किए थे, so we'll continue with that. So diagonalize the given matrices if possible, else give the reason. तो पिछली बार हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सारी डिस्टिंक्ट हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सारे आइगन वेक्टर्स भी डिस्टिंक्ट ही मिलेंगे। एंड उन आइगन वेक्टर से अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें P, जिसके वो आइगन वेक्टर्स कॉलम हो, then P inverse AP will give you diagonal matrix and we say the matrix is diagonalizable. तो अगर रूट्स सारी डिस्टिंक्ट हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूट्स रिपीटेड हैं, then in case of symmetric matrices, तब तो आपको repeated roots के against भी linearly independent eigenvectors मिल जाएंगे, तो वो diagonalizable हो जाएगा। But non-symmetric matrix में आप कभी-कभी repeated eigenvalues के corresponding आपको उतने eigenvectors नहीं मिल पाते हैं, so in that case the matrix cannot be diagonalizable. So this we had seen last time. Now let's do problem on that. So take this matrix. सबसे पहले जब हम ये मैट्रिक्स कोई लेंगे तो हम उसको चेक करेंगे वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब ये देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है। सो एज यू कैन सी दीज टू आर नॉट इक्वल, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I equal to 0 करा, and when you simplify you get a repeated eigenvalue 2 2 3. तो अब repeated eigenvalue है, so you cannot be sure whether the matrix can be diagonalizable or not. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा उसके आइगन वेक्टर्स निकाल के। सो पहले हम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। सो lambda equal to 3 हमने पुट किया, सो दिस इज द सिस्टम दैट आई गेट। अब इस सिस्टम को हम रो रिड्यूस करते हैं। सो हियर वी एंड बिकॉज ये हमारा अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। एंड नाउ व्हेन यू सॉल्व, तो अब देखिए लास्ट इक्वेशन से यू विल गेट z इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सेकंड लास्ट इक्वेशन से y की वैल्यू आ गई k में, और फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई k में। और जब आप यहाँ पे k की वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज k इज आर्बिट्ररी। In order to avoid fractions, I take k as 2 and we get this eigen vector. So इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग रिपीटेड के करस्पॉन्डिंग भी देखते हैं आइगन वेक्टर्स क्या आते हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू lambda equal to 3 जो कि रिपीटेड नहीं है, हमें ये आइगन वेक्टर मिला। नाउ लेट्स फाइंड द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड आइगन वैल्यू दैट इज lambda equal to 2। जब आप lambda equal to 2 पुट करोगे इधर पे, the system will become a minus 2i x equal to 0. So this is the system. Again, we take this matrix, row reduce it, and we get this one. And then we again put it into the system.
लास्ट इक्वेशन से हमें आ जाता है z इज इक्वल टू k, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सेकंड लास्ट से हमें y की वैल्यू मिल जाती है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ k, जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शंस हम यहाँ पे k इक्वल टू 5 ले रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन टर्म ना आए, सो वी गेट दिस आइगन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई और तरीका, एक आइगन वेक्टर हमें मिल गया, बट हम और कोई आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप वैल्यू ऑफ k चेंज करोगे तो जो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा वो इसका मल्टीपल होगा, तो दोनों आइगन वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए इस केस में आपको रिपीटेड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, मींस आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं 2, 2 एंड 3, बट आपके पास 2 ही आइगन वेक्टर्स हैं। सो इन दिस केस द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तुम लोग तो टाइम पे ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो। मैम जो आपने पहले आइगन वेक्टर निकाला पहला वाला, तो उसमें हाँ, के जनरल वैल्यू के टर्म्स में वो आइगन वेक्टर लिखेंगे ना, ऐसे तो वो स्पेसिफिक हो गया अगर के की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर चलो ठीक है हमने 2 ले ली, तुम कोई और वैल्यू बताओ। 3। 3। अच्छा अब तुम अपनी कॉपी में लिखो क्योंकि हमें यहाँ लिखने में दिक्कत होगी, और 3 लिख के एक आइगन वेक्टर बनाओ। क्या मैम? तुमने k इक्वल टू 3 लिया ना, यस k मैम। इक्वल टू 3 पुट करके x y z की वैल्यू निकालो और उसको आइगन वेक्टर के टर्म में लिखो। लिख लिया? -3/2, -3/2 और 1। यस सर। ठीक है, अब x, अब उसको सपोज तुमने नाम दे दिया x1 स्टार, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ x1 स्टार और x2 में क्या रिलेशन है? x1 स्टार इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स x1, करेक्ट? यस सर। तो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ मैम, वही कह रहे हैं कि के के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो वो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा ना। नहीं बेटा, k के टर्म्स में इसलिए नहीं लिखते हैं कि क्योंकि देखो हमने आपको बताया अगर आइगन वेक्टर x1 आइगन वेक्टर है तो k टाइम्स x1 भी उसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपका होगा, ठीक है? तो इसलिए आप कोई k की कोई भी वैल्यू रखो, आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा जो कि किसी और के मल्टीपल में होगा। और क्योंकि आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही रखते हैं। वैसे अगर आपको खाली आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालना है तो आप k के टर्म्स में भी रख के छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हम आगे डायगोनलाइजेशन की बात करते हैं तो इधर आपको k मिला, दूसरे में l मिला, सो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन और उसमें आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, k की एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये एक आइगन वेक्टर हो जाए। बाकी अगर आप चाहो तो k की जगह 3 जैसे आपने कहा वो वाला आइगन वेक्टर ले लो, x1 x2 हमने ये ले लिया, अगर किसी को चाहिए 5 नहीं चाहिए 10 चाहिए वो ले लिया, तो x1 x2 वो लेके भी आप डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हो। बट अगर डायगोनलाइजेशन करना है तो k की आपको स्पेसिफिक वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे k ले लिया, यहाँ पे k ले लिया आपने, लेकिन ये दोनों k सेम थोड़ी ना है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर मान लें आपने k ले लिया यहाँ पे, l ले लिया यहाँ पे, तो फिर आप जब p इनवर्स निकालोगे तो आपका एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाएगा एंड इट विल अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू ईज द कैलकुलेशंस हम ये k की वैल्यू ऐसी लेते हैं ताकि वो सिंपल हो जाए और हमारे कैलकुलेशंस भी आसान हो जाए, प्लस हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है? यस सर। और कुछ क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सो एज वी सॉ इन दिस केस कि हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू जो के लैम्डा इक्वल टू 2 जो आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें 2 आइगन वेक्टर्स की जगह एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। सो मतलब इन ऑल यू हैव 3 आइगन वैल्यूज हियर, 2 2 3, बट हमें आइगन वेक्टर मिल रहा है खाली x1 और x2, माने x3 हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए
हमारा ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ओके, चलिए अब आपको ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, सो इसकी आप आइगन वैल्यूज निकालिए और देखिए क्या आ रही हैं। ये कम है, बट दिस इज 2, दिस इज 2, बाकी तो सब आपको दिखेगा क्या है। सो जस्ट फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस एंड टेल मी क्या आ रही हैं आइगन वैल्यूज। निकले किसी का आइगन वैल्यूज?
क्या वो इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को आइगन वैल्यूज निकालने में? ओके, एक 1 आ रहा है। हाँ 117 की 3 आ रही है आपकी आइगन वैल्यूज, ठीक है। यस मैम। अब अगेन आप देखिए इसमें एक रिपीटेड आइगन वैल्यू है। अब रिपीटेड आइगन वैल्यू दो टाइम मल्टीप्लिसिटी 2 है। जब आपने देख लिया देन लुक एट द मैट्रिक्स वेदर इट्स सिमेट्रिक और नॉट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, दैट मींस इट्स नॉट सिमेट्रिक। तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। हमें आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ओके, सो लैम्डा इक्वल टू 7 जब आप पुट करेंगे, दिस इज द सिस्टम दैट यू गेट। और उसके बाद जब आप रो रिड्यूस करेंगे तो आपको ये आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अगेन इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शंस हमने k की वैल्यू 3 ले ली है। Okay, इसके बाद now you try and find eigenvectors corresponding to the eigenvalue lambda equal to 1. Repeated eigenvalue है तो ध्यान से find करिए, बिकॉज थोड़े से कैलकुलेशन में आपका डबल eigenvectors की जगह सिंगल हो सकता है, सिंगल की जगह डबल हो सकता है। So find the eigenvector corresponding to lambda equal to 1. That means you have to consider this system. इस सिस्टम को कंसीडर करके आइगन वेक्टर निकाल लें। सेम आ रही है ये। हाँ वैल्यू मतलब सेम आ रही है। क्या सेम आ रहा है मैम? कॉलम सेम आ रहे हैं तीनों इसके। नहीं जो भी आने दो वो हम नहीं पूछ रहे हैं। हमने आपको बोला है लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करिए ना, इसीलिए हमने रिपीटेड के करस्पॉन्डिंग आपको दिया है ताकि रिपीटेड में ही आइगन वेक्टर्स निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो ट्राई एंड फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स। एक आता है, दो आता है, कितने आते हैं? मैम -101 और -211। माने दो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं आपके। यस मैम। ओके चलो देखते हैं। सो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हो सारी रोज सेम है, मतलब सेम है इन द सेंस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये यू कैन राइट इट इन मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट रो। तो जब आप करेंगे तो ये आपका सिस्टम आ जाता है। तो पहले से ये इक्वेशन आ जाता है, सेकेंड से 0 y इक्वल टू 0 सो दैट मींस y इज इक्वल टू l, एंड थर्ड से 0 into z इक्वल टू 0 सो z इज इक्वल टू k। अगेन वी कैन नॉट टेक दीज टू कांस्टेंट सेम क्योंकि जरूरी नहीं ये दोनों सेम हो। सो अब आप एक बार k की वैल्यू 0 रख रहे हो, k की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, so this is one vector you get, and then you interchange the values, k की 0, l की 1, you get this value. आप चाहे तो सी आई टेक 1 and 0 बिकॉज उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, आप कोई दूसरी भी वैल्यूज ले सकते हैं। लाइक यू कैन टेक k इक्वल टू 1, l इक्वल टू 4 और यहाँ पे k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 5, उस ढंग से भी आप ले सकते हो। बट दिस सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन, इसीलिए हम लोग ये चीज करते हैं। सो इधर आप देखते हैं हमको रिपीटेड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। इसका माने हमारा ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है क्योंकि तीन आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग तीन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग
3 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अब हम x1 को फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, x2 को सेकंड कॉलम में रख देंगे, x3 को थर्ड कॉलम में रख देंगे। So this will become my matrix P, and when you compute P inverse AP, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें ये जो आइगन वेक्टर जिस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगा वो आइगन वैल्यू फर्स्ट प्लेस में आ जाएगी, सेकंड कॉलम वो जो आइगन वेक्टर है वो जिस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा वो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड लाइक दैट। सो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे ये मैट्रिक्स में भी रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं, बट दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। और पहला वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें रिपीटेड आइगन वैल्यूज थी बट इट वाज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो फॉर ईच केस सेपरेटली। मैम एक डाउट है। हाँ मैम एक डाउट है मैम, यहाँ पर एल और के की वैल्यू मैम सेम नहीं ले सकते हैं? एक केस में तो सेम ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपके दो एल और के की वैल्यू, एल कैन टेक एनी वैल्यू, के कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, आपके कोई भी नंबर ले सकता है। बट अगर आप तो एक जैसे एक पर्टिकुलर केस में आप के और एल की वैल्यू सेम ले सकते हो, बट दोनों केस में आप सेम नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर हर केस में एल और के की वैल्यू सेम लोगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जेड, बट दैट इज नॉट द केस। कहीं आपको दिया नहीं है कि y वेरिएबल हमेशा वही वैल्यू लेगा जो z वेरिएबल लेगा। तो एक पर्टिकुलर केस के लिए आप ले सकते हो, बट दोनों केस के लिए आप नहीं ले सकते, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, so this is how you have to very carefully compute the eigen vectors, जिससे कि आपको पता चल जाए कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। This is in case of repeated eigen values. अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे यहाँ पे हमने एक बार k की वैल्यू 1 ले ली, l की वैल्यू 0 ले ली, k की 0 ले ली, l की 1 ले ली। अब इस केस में तो ठीक है मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक नहीं था। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता और फिर हमारे पास यही आता तो ये सोल्यूशन ठीक रहता या इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं? ऑर्थोगोनल होना चाहिए, सिमेट्रिक है तो। करेक्ट। तो इस केस में इनमें से आप एक चीज तो ये या ये ले सकते थे, तो एक आइगन वेक्टर तो आप ले सकते थे, लेकिन दूसरे के लिए आपको ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। करेक्ट, गुड। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज हाउ यू कैन फाइंड whether a matrix is diagonalizable or not diagonalizable. Okay, next topic is vector space. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले समझ लेना है वेक्टर स्पेस क्या है। अभी तक जो आपने वेक्टर्स पढ़े हैं मैथ्स या फिजिक्स में, वो आपको पता है एक क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो दैट इज व्हाट अ वेक्टर इज। इस केस में किसी का माइक खुला है, प्लीज ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। इस केस में जो ये वेक्टर स्पेस वाली बात कर रहे हैं हम इसमें क्या है, इसमें हम वो वाला वेक्टर का कंसिडरेशन नहीं करेंगे जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। इसमें हम कहेंगे, सी ओके, लेट मी फर्स्ट टेल यू द डेफिनेशन एंड देन आई टेल यू क्या फर्क है। लेट V be any non-empty set, consider V with addition and multiplication, normal addition multiplication जो आप करते हो, which satisfies the following properties। तो पहला है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर दो एलिमेंट्स आप इस सेट V में लेते हो तो उनका सम भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, दैट वी कॉल इट एज क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है अगर आप कोई दो एलिमेंट्स इस सेट में से लेते हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करनी चाहिए। थर्ड, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। फोर्थ, एक ऐसा जीरो एलिमेंट V को बिलोंग करना चाहिए सच दैट अगर आपको किसी भी एलिमेंट ऑफ V में उससे ऐड करो, देन यू शुड गेट द get the element itself, and this is called as identity element। जैसे अगर आप सेट ऑफ V की जगह आप सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हो तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपको वो नंबर ही मिल जाएगा। And for every a belonging to V, there exists a minus a belonging to V such that a plus minus a is 0, and
this minus a is called as additive inverse. तो रियल नंबर अगर आप लेते हो तो अगर आप 5 ले रहे हो नंबर तो -5 उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर आप नंबर ले रहे हो -3 तो +3 उसका एडिटिव नंबर एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, लाइक दैट। सो अगर कोई सेट ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन वी से इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, एक्चुअली दिस शुड बी एफ फील्ड। ये जो वेक्टर स्पेस है ये हमेशा एक फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है। अब आप लोग के केस में इतना डीप में नहीं जाएंगे, तो आपके केस में ये जो फील्ड होगी हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही लेके चलेंगे। सो यू कैन राइट एफ और यू कैन राइट एज आर। अगर आप रियल नंबर ही लिखना चाहते हो तो यू टेक इट एज आर। सो टेक अ कांस्टेंट बिलोंगिंग टू द फील्ड, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एक वेक्टर हमने ए में ले लिया, तो ये जो है so this should imply that alpha times a should belong to v। माने ये स्केलर को अगर आप v के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो v का एलिमेंट को v को बिलोंग करना चाहिए। यूनिट एलिमेंट 1 के साथ अगर आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो भी v को बिलोंग करना चाहिए। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे नंबर 1 होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। फॉर एवरी a b बिलोंगिंग टू r एंड एनी कांस्टेंट k बिलोंगिंग टू r, k times a plus b should be equal to ka plus kb. This is distributive, not associative. This is distributive. Distributive. This is distributive with respect to vector addition, क्योंकि यहाँ पे आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। And similarly, if you have a vector element of V and you have two scalars k and l, and this property holds, then it is the same distributive with respect to scalar addition, because यहाँ पे आप ये दो constants को add कर रहे हो। And the last property is k into LA is equal to KL times A। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, देन इससे इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जब ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, देन वी से दिस वेक्टर स्पेस V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये 10 प्रॉपर्टी तो आप खैर देख लेना आराम से, इसको आपको हर प्रॉब्लम में वेरीफाई करना होगा अगर ये वेक्टर स्पेस है। एक बार आपका ये वेक्टर स्पेस हो गया तो ये जो V के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम वेक्टर्स कहते हैं, ना कि आपका जो यूजुअल वेक्टर आप जो अभी तक पढ़ रहे थे फिजिक्स में और मैथ्स में कि अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस केस में अगर ये वेक्टर स्पेस है, ये आपका वेक्टर स्पेस आपने प्रूव कर लिया है, तो सेट V के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स कहलाएंगे। और ये जो कॉन्स्टेंट्स के एल ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये फील्ड को बिलोंग करेंगे जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस डिफाइंड है। आपके केस में हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ही लेंगे, मतलब फॉर दिस कोर्स वी विल टेक सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली। सो आपको उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मे बी अगर आपके किसी और कोर्स में ये वेक्टर स्पेस आएगा तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या जब फील्ड चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। सो इधर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एनी एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एज वेक्टर। वो चाहे नंबर हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे ऑर्डर्ड पेयर हो, चाहे मतलब ऑर्डर्ड पेयर इन विच n एलिमेंट्स आर देयर, कुछ भी हो, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हो, इंटीग्रल हो, डेरिवेटिव हो, जो भी हो, तो ये सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर। और ये 10 अगर आपको प्रूफ करना है कोई सेट विद दीज टू इज अ वेक्टर स्पेस, सो ये 10 प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर आपको डिस्प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर आपने दिखा दी जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, सो इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस। कुछ प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट अगर आप सारी प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है नहीं लिखें, खाली एक प्रॉपर्टी भी लिख दे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स मोर देन एनफ टू प्रूव दैट दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
सो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दिस इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to scalar addition. Then V is said to be vector space over R. चलिए फिर हम F हटा देते हैं, जब हम R लेके चल रहे हैं तो हम RE को लेते हैं। और इस केस में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, सो उसके नोटेशन में आप एकदम क्लियरली डिस्टिंक्शन करिएगा। चलिए लेट्स सी some problems. Okay. Prove that R3 is a vector space with respect to usual addition and multiplication. R3 means जैसे आपका XYZ plane जो आप लेते हो, that is R3 plane. So we define vector set V as R3, which is set of all triplets ABC such that ABC belong to real numbers R. तो हमें ये प्रूव करना है ये जो सेट V है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। अब इसमें एडिशन कौन सा आएगा? वो एडिशन आएगा जो ट्रिपलेट्स को ऐड कर सके। दो ट्रिपलेट्स को आप कैसे ऐड करते हैं? अगर आपको ABC और UVW दो को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट्स को इकट्ठा ऐड करेंगे, सेकंड कंपोनेंट्स को इकट्ठा ऐड करेंगे एंड थर्ड को करेंगे। दैट इज दिस इज इक्वल टू A प्लस U, B प्लस V एंड C प्लस W। सो ये हो गया वेक्टर एडिशन। और अगर आपको इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, अगर इस वेक्टर को आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसका माने हर कंपोनेंट A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this is what is addition and multiplication जो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। So we take three elements U1, U2, U3 from this set V. So U1 किस फॉर्म का होगा? A1, B1, C1. U2 किस तरह का होगा? A2, B2, C2. And U3 किस तरह का होगा? A3, B3, C3. क्योंकि V के एलिमेंट्स क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। So U1, U2, U3 belonging to V means U1 इस फॉर्म का है, U2 इस फॉर्म का है, U3 इस फॉर्म का है। Now, if you add any two elements of V, तो आपको ये मिलेगा। अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो A1, A2 का सम भी रियल नंबर होगा, इसी तरह B1, B2 का भी सम रियल नंबर होगा और C1, C2 का भी सम रियल नंबर होगा। सो रिजल्टेंट क्या है? एक ट्रिपलेट जिसका हर एलिमेंट एक रियल नंबर है, जो कि इस डेफिनेशन को हमारी सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स जिसका हर एलिमेंट एक रियल नंबर है। सो दिस विल बिलोंग टू वेक्टर स्पेस V, दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। और यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 आर्बिट्रेरी हैं, तो ये सारे V के एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा। उसके बाद अब हम एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। सो एसोसिएटिविटी इज जस्ट द यूजुअल स्टफ, जैसे आप एसोसिएटिव चेक करते हो। तो पहले हमने U1, U2 को इकट्ठा ऐड कर लिया, सो दिस इज व्हाट आई गेट, प्लस U3। फिर हमने तीनों को ऐड कर लिया। नाउ बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड द सेम थिंग होल्ड्स फॉर दीज टू, माने फर्स्ट टू में ब्रैकेट्स की जगह हमने सेकंड टू में ब्रैकेट्स लगा दिए, और ऐसे ही हमने बी और सी में भी किया। एंड देन नाउ फर्स्ट एलिमेंट A1, B1, C1 को हमने सेपरेट कर लिया, और जो दो ब्रैकेट में थे उनको ऐसे लिख लिया। एंड देन आई कैन राइट इट लाइक दिस, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब हम ट्राई करते हैं, अगर हम एक जीरो एलिमेंट लेते हैं V में, देखिए इसको मैं थोड़ा बोल्ड में इसलिए लिखा है क्योंकि दिस इज द एलिमेंट ऑफ V, और जो V के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे U1 हमारा एक वेक्टर है, U2 हमारा एक वेक्टर है, U3 हमारा एक वेक्टर है। तो U1 plus 0 gives you U1, that means 0 is the additive identity। मतलब क्या है? 0 को अगर आप V के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो वो आपको वही एलिमेंट दे रहा है, इसलिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी।
और क्योंकि जीरो एक ट्रिपल, ये हमने जो बोल्ड जीरो का जो फॉर्म लिया, इट्स अ ट्रिपलेट इन विच ईच एंट्री इज जीरो, और जीरो इज अ रियल नंबर, सो दिस विल बिलोंग टू V. So 0 is the additive identity and this belongs to V. अब आ जाते हैं हम एडिटिव इनवर्स पे. सो अगर हमने U1 लिया है बिलोंगिंग टू V, अब A1, B1, C1 रियल नंबर्स हैं, सो माइनस A1 माइनस B1 माइनस C1 भी रियल नंबर होंगे. सो माइनस U1 क्या हो जाएगा, माइनस A1 माइनस B1 माइनस C1 विच विल ऑल्सो बिलोंग टू V, बिकॉज ये ट्रिपलेट है और इसके सारे कंपोनेंट्स रियल नंबर्स हैं. सो दिस विल बिलोंग टू V, and when you add U1 and minus U1 you get the zero element, so that means minus U1 is additive identity of U1. So for every U belong to V, we have its additive inverse is also in V. और पांचवें प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली इसमें हमारा सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो गया. This was commutative property was second number, but that's okay. So commutative property also you can verify it holds. That means ये जो V है, the set V that is R3 is closed with respect to vector addition. अब हम आ जाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए. अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, then we will call it a vector space. So अगर हम कोई रियल नंबर अल्फा है, क्योंकि हमारी फील्ड तो यहाँ पे R है, तो रियल नंबर अल्फा को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अब अल्फा भी रियल है, A1 भी रियल है, सो दिस इज अ रियल नंबर. सिमिलरली दिस एंड दिस इज आल्सो अ रियल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू V. सो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब 1 से आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको वही वेक्टर देगा. सो द सेकेंड इज आल्सो satisfied. Now third is distributive with respect to vector addition. देखिए यहाँ पे हम वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं और एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे so ये हर एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा and just rearrange, so you will get this one. So this tells you its distributive law is satisfied with respect to vector addition. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव ये तो जैसा आप पहले रियल नंबर्स में करते थे वैसे ही एग्जैक्टली आपको करना है, बिकॉज हर केस में आपका फील्ड यहाँ पे रियल नंबर ही होने वाली है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द फील्ड. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, यहाँ देखिए दो स्केलर्स को ऐड कर रहे हैं एंड दिस यू कैन सी दिस आल्सो होल्ड्स. एंड द लास्ट इज k टाइम्स LU1 is equal to KL times U1. So अब हमारी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं. इसका माने क्या हुआ, इसका माने ये जो R3 है, ये जो सेट R3 है, this with respect to addition and multiplication is a vector space. So this is a vector space. So इसका माने इसके जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे U1, U2, U3 ये सारे आपके वेक्टर्स कहलाएंगे. और इस केस में आप इस वेक्टर को उस वेक्टर से भी आप करस्पॉन्ड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर 1, 3, 5 इज अ वेक्टर विच बिलोंग्स टू V इन आर केस जो हमने डिफाइन किया है. और इस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर R इज इक्वल टू I प्लस 3J प्लस 5K. तो कुछ केसेस में हम करस्पॉन्डेंस भी दिखा सकते हैं. सो दिस इज मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ वेक्टर देन जो आपने पढ़ा है. इसका माने कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, कंपोनेंट इन y डायरेक्शन एंड कंपोनेंट इन z डायरेक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको फिर से, एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास.